हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज के इस कॉन्वर्जेशन को जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। मदर्स हैं दोनों और पहली मदर कहती है गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? सबसे पहले तो गर्मी का सीजन, उसको समर सीजन कहा जाता है। तो हम कहेंगे समर वेकेशंस आर ओवर। ठीक है, समर यानी गर्मी का सीजन, वेकेशंस यानी छुट्टियां, हॉलीडेज आर ओवर। आर क्यों लिखा है हमने? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमने प्लूरल फॉर्म लिखी है समर वेकेशन, इसीलिए आर लिखा है। अगर हम लिखते समर वेकेशन तो इज ओवर लिखते। दोनों चीजें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जनरल एक बात कर रहे हैं कि सभी की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई है, तो समर वेकेशन आर ओवर। अब ओवर वर्ड का क्या मतलब है? यहाँ ओवर प्रिपोजिशन नहीं है। ओवर का मतलब है फिनिश होना, खत्म होना। सो समर वेकेशन आर ओवर। स्कूल फिर से खुल गए हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे स्कूल्स हैव रीओपन्ड। देखिए, ओपन वर्ड का मतलब होता है खुलना। ठीक है, अगर हम इसके आगे री वर्ड लगा दें, री प्रीफिक्स लगा दें, तो वो बन जाएगा रीओपन, मतलब फिर से खुलना। सो स्कूल्स हैव रीओपन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव रीओपन यानी खुल चुके हैं, खुल गए हैं। बच्चों के लिए नया सेशन शुरू हो गया है, तो इंग्लिश में कहेंगे A new session has begun for children. A new session यानी एक नया सेशन, एक नया सत्र। Has begun, again has के साथ verb की थर्ड फॉर्म यानी हो गया है शुरू। Begin क्या होता है? Begin का थर्ड फॉर्म, begin यानी शुरू होना, स्टार्ट होना, और बिगन उसका थर्ड फॉर्म यानी शुरू हो गया है। फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए। सो सेंटेंस बना अ न्यू सेशन हैज बिगन फॉर चिल्ड्रन। कोरोना के समय तो बच्चों की पढ़ाई को बहुत नुकसान हुआ था, तो इंग्लिश में हम कहेंगे ड्यूरिंग कोरोना चिल्ड्रंस एजुकेशन सफर्ड अ लॉट। देखिए, ड्यूरिंग उसका मतलब होता है किसी चीज के दौरान, मतलब उस समय। अगर किसी चीज के समय की बात की जा रही है तो हम ड्यूरिंग बोलते हैं कि ड्यूरिंग कोरोना, मतलब कोरोना का जो पीरियड चल रहा था ना, शुरू होने से एंड तक का, वो ड्यूरिंग आप ड्यूरेशन से बताते हैं। ड्यूरिंग और ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन को बताने के लिए ड्यूरिंग बताते हैं आप। सो ड्यूरिंग कोरोना चिल्ड्रंस एजुकेशन, देखिए चिल्ड्रन के साथ अपोस्ट्रोफी और एस, मतलब चिल्ड्रन की एजुकेशन ये कहा जा रहा है। एजुकेशन आप जानते हैं पढ़ाई को कहा जाता है सफर्ड। सफर क्या होता है? अगर किसी को कोई दुख हो, पीड़ा हो, नुकसान हो, तो उसे सफर कहा जाता है। अब चूंकि हम पास्ट की बात करें इसलिए हमने कहा सफर्ड। और कैसे सफर्ड? अ लॉट यानी बहुत सारा। सो ड्यूरिंग कोरोना चिल्ड्रंस एजुकेशन सफर्ड अ लॉट। तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? देखिए, क्वेश्चन है कितने साल का, तो हम इसको बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड, है ना। हाउ ओल्ड यानी कितना बड़ा, इज योर चाइल्ड यानी तुम्हारा बच्चा है, हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड। अब जो पर्सन सुन रहा है वो कहता है अब तो स्कूल जाने लायक हो गया होगा, मतलब असम्पशन बता रहा है, वो एक सोच बता रहा है कि ऐसा हो चुका होगा। तो क्या कहेंगे हम कह सकते हैं ही मस्ट बी ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल नाउ। देखिए, मस्ट का यूज आया है। मस्ट का यूज मतलब वो कह रहा है कि मैं 100% श्योर हूं, इस तरीके का अगर हमें श्योरिटी होती है तो हम मस्ट का यूज करते हैं। ही मस्ट बी यानी वो हो गया होगा, ओल्ड इनफ यानी काफी बड़ा या इतना बड़ा, टू गो टू स्कूल नाउ कि वो स्कूल जा सके। इसका मतलब ये है, नाउ का मतलब क्या है? अब, प्रेजेंट में। आप एक तरीका और चूज कर सकते हैं और कह सकते हैं ही मस्ट बी ऑफ स्कूल एज नाउ। स्कूल एज का क्या मतलब? स्कूल जाने वाली एज। तो सेम सेंटेंस आप इस तरीके से भी कह सकते हैं ही मस्ट बी ऑफ स्कूल एज नाउ। वो इस जून में 6 साल का हो रहा है। अब सामने वाला पर्सन जवाब दे रहा है कि वो 6 साल का हो रहा है। देखिए, होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? ही इज टर्निंग 6 दिस जून। देखिए, ही इज टर्निंग मतलब वो हो रहा है क्या? 6 यानी 6 साल का, दिस जून यानी इस जून में। मतलब ये एक बोलने का तरीका है इंग्लिश में कि कोई बंदा कितने साल का हो रहा है। सो ही इज टर्निंग 6 दिस जून। इसका मतलब हुआ कि उसे स्कूल में डालने का समय आ गया है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं दैट मीन्स इट इज टाइम टू गेट हिम एनरोल्ड इन अ स्कूल। देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो हमें होता है ना इस सेंटेंस को बनाने में होता है कि किसी का स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो हम कैसे बोलें? दैट मीन्स मतलब इसका मतलब हुआ कि, या इसका मतलब है कि, इट इज टाइम यानी टाइम हो चुका है, टाइम आ गया है। किसके लिए? टू गेट हिम एनरोल्ड। ठीक है, टू गेट समवन एनरोल्ड समवेयर, इसका मतलब उस पर्सन का कहीं पर
आप एडमिशन करा रहे हैं, उनका नाम एंटर करवा रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। हम कह रहे हैं टू गेट हिम एनरोल्ड इन अ स्कूल, यानी स्कूल में उसको एनरोल करवा रहे हैं, उसका रोल नंबर वहां आ जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, ये मतलब है। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं टू गेट हिम एडमिटेड इन अ स्कूल, बट वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगता कहने में जितना कि ये अच्छा लगता है, टू गेट हिम एनरोल्ड इन अ स्कूल। तो दैट मीन्स का मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब हो गया मतलब, या फिर तो, या सो। इट इज टाइम मतलब ये टाइम हो गया है, करेक्ट टाइम है टू गेट हिम एनरोल्ड इन अ स्कूल। आगे बढ़ते हैं। अब पर्सन पूछता है कौन से स्कूल में एडमिशन कराने की सोच रहे हो, तो देखिए क्वेश्चन है, वो भी कैसा, डब्ल्यू एच टाइप का, क्योंकि कौन सा वर्ड आया है, कौन से के लिए हमारा पास डब्ल्यू एच वर्ड है, विच, तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा विच से। विच स्कूल आर यू कंसीडरिंग फॉर हिज एडमिशन, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वो भी कंटिन्यूअस वाला, क्योंकि आप अभी सोच ही रहे हो, इसीलिए आपने कहा विच स्कूल आर यू कंसीडरिंग। विच स्कूल का मतलब हो गया कौन सा स्कूल, आर यू कंसीडरिंग, क्वेश्चन बनाना है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। आर यू कंसीडरिंग मतलब तुम कंसीडर कर रहे हो, कंसीडर करना मतलब किन चीजों को आप देख रहे हो, सोच रहे हो फाइनल करने से पहले, तो उसे कंसीडर करना होता है। अब क्यों करना है कंसीडर, फॉर हिज एडमिशन, फॉर का मतलब यहाँ क्या है, के लिए, उसके एडमिशन के लिए। सो विच स्कूल आर यू कंसीडरिंग फॉर हिज एडमिशन। एक दो तरीके और बताती हूँ आपको, अगर आपको ये तरीका कंफर्टेबल ना लगे या आपको याद ना आए तो आप एक तरीका और यूज कर सकते हैं, जो कि है विच स्कूल आर यू थिंकिंग अबाउट फॉर एडमिशन। देखिए विच स्कूल मतलब कौन सा स्कूल, क्योंकि क्वेश्चन है तो फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट, देखिए टू थिंक अबाउट समथिंग मतलब उस चीज के बारे में सोचना, जैसे आपने कंसीडर वर्ड यूज किया, आपने सेकंड सेंटेंस में थिंक अबाउट यूज कर लिया, उसका मतलब है किसके बारे में सोच रहे हो, है ना। विच स्कूल आर यू थिंकिंग अबाउट मतलब कौन से स्कूल के बारे में सोच रहे हो, फॉर एडमिशन यानी एडमिशन के लिए। एक तरीका और देख लेते हैं, विच स्कूल आर यू प्लानिंग टू अप्लाई टू। अगेन विच स्कूल आर यू प्लानिंग मतलब कौन सा स्कूल प्लान कर रहे हो, टू अप्लाई टू अप्लाई करने के लिए। सो विच स्कूल आर यू प्लानिंग टू अप्लाई टू। सो ये तीन तरीके हो गए, आप तीनों को पढ़ लीजिए, जो भी कंफर्टेबल है आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तो ढूंढ ही रहे हैं, देखिए ऑन गोइंग प्रोसेस, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, ढूंढ ही रहे हैं, तो क्या कहेंगे, वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग। देखिए अभी तो, है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्टिल, यानी अभी तक हुआ नहीं है, अभी तो कर ही रहे हैं। सो वी आर यानी हम, स्टिल एक्सप्लोरिंग अभी भी एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पर्सन जवाब देता है हमारे घर के पास ही एक स्कूल है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, देर इज वन स्कूल नियर आर हाउस। देखिए नियर मतलब पास में, आर हाउस यानी हमारा घर, देर इज वन स्कूल यानी वहां एक स्कूल है, नियर आर हाउस यानी हमारे घर के पास में। ये एक जाना माना अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। अब जाना माना मतलब उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज अ रेनाउंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। अभी मैं इसको समझाती हूँ, सबसे पहले देखते हैं रेनाउंड वर्ड का मीनिंग। रेनाउंड वर्ड जो है उसका मतलब होता है वाइडली नोन और फेमस, मतलब फेमस है, वो प्रसिद्ध है उस इलाके में या उस सिटी में, है ना, उसका नाम है, जाना माना है, तो उसको रेनाउंड कहा जाता है। एक और है जाना माना बुरे तरीके में भी हो सकता है, जो इनफेमस जिसे कहा जाता है। एक तो फेमस हो जाता है जो पॉजिटिव वे में फेमस है, और एक जो नेगेटिव वे में फेमस हो उसे नोटोरियस कहा जाता है, ऑपोजिट है। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है। इट इज अ रेनाउंड यानी ये एक रेनाउंड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यानी प्रसिद्ध है, जाना माना इंग्लिश स्कूल है। कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ता है और बोला जाता है यहाँ बच्चों को अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ती है। देखिए इस सेंटेंस में आपको प्रेशर दिखाई दे रहा होगा, करनी पड़ती है, स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब कंपल्शन है, तो हम बोलेंगे कैसे इंग्लिश में, हियर चिल्ड्रन हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली। हियर मतलब यहाँ, चिल्ड्रन है प्लूरल फॉर्म चाइल्ड की, चाइल्ड यानी बच्चा, चिल्ड्रन यानी बच्चे, मतलब दो या दो से ज्यादा बच्चे हो तो चिल्ड्रन कहेंगे। हैव टू कम्युनिकेट, हैव टू क्या बताता है, कंपल्शन को, मतलब जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, वो वाला सेंस अगर यूज करना है तो हैव टू यूज करेंगे। कम्युनिकेट यानी बात करना, कम्युनिकेशन होता है ना बात करना, तो कम्युनिकेट उसी वर्ड से मिलकर बना है। इन इंग्लिश यानी इंग्लिश में, ओनली यानी सिर्फ उसमें। सो हियर चिल्ड्रन हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली।
इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं इट इज कंपल्सरी फॉर द किड्स हियर टू कन्वर्स इन इंग्लिश ओनली। देखिए कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स का मतलब भी है आप किसी से बात करने में, अगर कॉन्वर्जेशन करते हैं, किसी के साथ बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे कन्वर्स कहा जाता है। कन्वर्स करना, कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन, ये सब बातचीत करने के तरीके की प्रोसेस को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं हम, इट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब क्या होता है, जरूरी है, करना ही पड़ेगा वाला सेंस है कंपल्सरी, कंपल्शन है। इट इज कंपल्सरी फॉर द किड्स यानी बच्चों के लिए कंपल्सरी है, हियर यानी यहाँ, टू कन्वर्स यानी बातचीत करना, इन इंग्लिश ओनली केवल इंग्लिश में। तो दोनों तरीके आप कह सकते हैं। मेरा बेटा भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, मदर कहती है। अब इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, माई सन विल ऑल्सो लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश। देखिए अभी फ्यूचर की बात कह रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, इसीलिए फ्यूचर टेंस यूज किया है। माई सन यानी मेरा बेटा, विल ऑल्सो लर्न मतलब वो भी सीख लेगा, मेरा बेटा भी सीख जाएगा, टू स्पीक यानी बोलना, इन इंग्लिश यानी इंग्लिश में। माई सन विल ऑल्सो बिकम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए टू स्पीक, लर्न टू स्पीक, ये तो हम यूजुअली बोलते ही हैं। अगर आपको एडवांस स्ट्रक्चर देखना है तो आप कह सकते हैं माई सन विल ऑल्सो बिकम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। प्रोफिशिएंट क्या होता है, जब कोई किसी चीज में इतना स्किलफुल हो जाए, उसको वो चीज इतनी अच्छी तरीके से आ जाए कि मतलब हम भी उससे सीखें, तो वो प्रोफिशिएंसी कहलाती है ना, कुशलता कहलाती है। सो माई सन विल ऑल्सो बिकम मतलब मेरा सन भी हो जाएगा प्रोफिशिएंट यानी हाईली स्किलफुल इन इंग्लिश यानी इंग्लिश के अंदर। जब कोई मुझसे अंग्रेजी में बात करता है तो मुझे डर लगता है, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई फील स्केर्ड व्हेन समवन टॉक्स टू मी इन इंग्लिश। ठीक है, टू फील स्केर्ड मतलब डर लगना, है ना, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, सो यू आर फीलिंग स्केर्ड ऑफ दैट थिंग। अब देखिए आई फील स्केर्ड मतलब मुझे डर लगता है, व्हेन समवन टॉक्स टू मी जब कोई मुझसे बात करता है, समवन मतलब कोई, टॉक्स टू मी यानी बात करता है मुझसे, इन इंग्लिश यानी इंग्लिश में, इन प्रपोजिशन है यहाँ। सो आई फील स्केर्ड व्हेन समवन टॉक्स टू मी इन इंग्लिश। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी इससे गुजरे, यानी उसको भी ये एक्सपीरियंस हो या उसको भी ये फेस करना पड़े। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई डोंट वॉन्ट माई चाइल्ड टू गो थ्रू द सेम। देखिए आई डोंट वॉन्ट मतलब मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती, माई चाइल्ड यानी मेरा बच्चा, टू गो थ्रू, गो थ्रू का क्या मतलब होता है, जब किसी चीज से गुजरते हैं ना हम, तो उसे हम गो थ्रू कहते हैं। जैसे पाइप से होता हुआ पानी गुजरा, तो हम कहेंगे पानी गो थ्रू गया है पाइप से, है ना। गो थ्रू का मतलब ये होता है। द सेम यानी इसी चीज से, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे ना गुजरे, वही हम कह रहे हैं आई डोंट वांट माई चाइल्ड टू गो थ्रू द सेम। अब यहाँ जो दो पर्सन बात कर रहे हैं उसमें से एक लेडी कहती है मैं एक गृहिणी हूँ, मतलब घर चलाती हूँ। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आई एम अ होम मेकर। देखिए जो घर चलाने वाली लेडीज होती है ना, वो घर को बनाती हैं, घर में काम करती हैं, जैसे दूसरे लोग जो एम्प्लॉयड होते हैं वो बाहर काम करते हैं। तो हम गृहिणियों के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं आई एम अ होम मेकर। आप इसके अलावा आई एम अ होम मैनेजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम मैनेज करते हैं हाउस को, हाउस होल्ड चोर्स को। सो होम मेकर या होम मैनेजर कुछ भी बोल सकते हैं। मैं घर की जिम्मेदारियां संभालती हूँ जबकि मेरे पति काम करते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई हैंडल द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल माई हस्बैंड वर्क्स। देखिए आई मतलब मैं, हैंडल, हैंडल करना क्या होता है, किसी चीज को करना, किसी जिम्मेदारी को संभालना, उसे हैंडल करना कहते हैं। अब क्या हैंडल करती हूँ, द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाउस होल्ड क्या है, घर से जुड़ी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारियां हैं इसीलिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा। आगे क्या है, वाइल माई हस्बैंड वर्क्स मतलब जब मेरे पति काम करते हैं, यानी मैं ये करती हूँ जबकि मेरे पति कुछ और काम करते हैं, वो बताने के लिए हमने लिंकिंग वर्ड यूज किया वाइल। वाइल यानी जबकि, है ना। माई हस्बैंड वर्क्स मतलब मेरे हस्बैंड काम करते हैं, मतलब एम्प्लॉयड है कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में। सो आई हैंडल द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल माई हस्बैंड वर्क्स। मुझे कभी ऐसा माहौल नहीं मिला जहां मैं अंग्रेजी सीख सकूं या बोल सकूं। तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई हैव नेवर हैड एन एनवायरमेंट
where I could learn or speak English. देखिए I have never had, have के साथ थर्ड फॉर्म have की, have का यूज आप खाने पीने के लिए करते हैं, कोई एक्सपीरियंस बताने के लिए करते हैं, कोई चीज आपके पास है तो भी बताने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर ये लेडी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, इसीलिए इसने कहा है आई हैव नेवर हैड। नेवर का मतलब कभी नहीं, हैड यानी ऐसा चीज मेरे पास नहीं था। क्या नहीं था? एन एनवायरमेंट मतलब ऐसा वातावरण मुझे नहीं मिला, वेयर यानी जहां, आई कुड लर्न मैं सीख पाती, कुड का क्या मतलब है? एबिलिटी को बताना, है ना, मैं कुछ कर पाती, वैसा वाला सेंस। आई कुड लर्न यानी मैं सीख पाती, और स्पीक या बोल पाती इंग्लिश यानी इंग्लिश। सो आई हैव नेवर हैड एन एनवायरमेंट वेयर आई कुड लर्न और स्पीक इंग्लिश। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ नेवर के पहले हैव है और नेवर के बाद हैड है। हैव हैड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब हो चुका है वो चीज। पर्सन कहती है अब मैं अपने बेटे के जरिए ये सपना पूरा करूंगी। इंग्लिश में वो कह सकती है नाउ आई विल फुलफिल दिस ड्रीम थ्रू माई सन। नाउ मतलब अब प्रेजेंट मोमेंट में जो होगा ना उसके बारे में बात की जा रही है। आई विल फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट करना। अब आप कह रहे हैं आई विल फुलफिल यानी मैं करूंगी पूरा, दिस ड्रीम यानी इस सपने को, थ्रू माई सन। अब यहाँ थ्रू का मतलब जो है, मतलब अपने सन को यूज करके करूंगी, वो मीनिंग है, वो सेंस है। थ्रू यहाँ पर जो है पिछले सेंटेंस से अलग मीनिंग है। हमने कहा था गो थ्रू, गो थ्रू मतलब किसी चीज से होते हुए, यहाँ पर है कि मेरे सन के द्वारा ये सपना पूरा होगा, मतलब मेरा सन ये सपना पूरा करेगा। सो नाउ आई विल फुलफिल दिस ड्रीम थ्रू माई सन। इसीलिए मैं उसका दाखिला अंग्रेजी बोलने वाले स्कूल में करा रही हूँ। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? दैट इज वाई आई एम एनरोलिंग हिम इन एन इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल। दैट्स वाई, इसका क्या मतलब होता है? इसी वजह से, इसीलिए, इसी कारण से। आई एम एनरोलिंग हिम मतलब मैं उसको एनरोल करवा रही हूँ। एनरोल करवाना अभी मैंने आपको बताया था, मतलब मैं उसका एडमिशन करवा रही हूँ, मैं उसकी एंट्री करवा रही हूँ। कहाँ? इन एन इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल, एक इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में। इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल का मतलब है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आप कह सकते हैं। पर्सन कहती है आगे, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब मेरा बेटा मंच पर खड़ा होकर अंग्रेजी में भाषण देगा। इंग्लिश में हम कह सकते हैं आई ईगरली वेट फॉर द डे when my son will stand on the stage and give an English speech। सबसे पहले देखिए, ईगर वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को करने के लिए बहुत उतावले हो, एक्साइटेड हो, बहुत उत्सुक हो, आप करना चाहते हैं। ईगरली उसी से बना है, ईगरली यानी यू हैव सो मच एक्साइटमेंट टू डू समथिंग। सो आई ईगरली वेट यानी मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ वेट करती हूँ, फॉर द डे यानी उस दिन के लिए, व्हेन माई सन विल स्टैंड जब मेरा बेटा खड़ा होगा, ऑन द स्टेज यानी स्टेज के ऊपर, स्टेज पर, इसीलिए हमने ऑन प्रीपोजिशन लगाया है। एंड गिव एन इंग्लिश स्पीच, और क्या करेगा? इंग्लिश स्पीच देगा। So I eagerly wait for the day when my son will stand on the stage and give an English speech। सभी इस स्कूल की बहुत तारीफ करते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? Everyone talks very highly of this school। Everyone यानी हर कोई, सभी, talks यानी बात करता है, very highly of this school। देखिए when you talk very highly of something, it means आप उस चीज को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्रेज कर रहे हैं, मतलब आपको वो चीज बहुत अच्छी लगी है। अब आप किसकी बात कर रहे हैं? वेरी हाईली ऑफ दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल के बारे में बहुत तारीफें आपने सुनी है, इसीलिए एवरीवन टॉक्स वेरी हाईली ऑफ दिस स्कूल। इसकी अच्छी बात यह है कि ये हमारे घर के बहुत पास है। इंग्लिश में हम कहेंगे द गुड थिंग अबाउट दिस स्कूल इज दैट इट इज वेरी क्लोज टू आवर हाउस। देखिए सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं? डिस्टेंस देखते हैं स्कूल की, बच्चों के लिए और हमारी कन्वीनियंस के लिए। तो द गुड थिंग मतलब अच्छी चीज, अबाउट दिस स्कूल यानी इस स्कूल के बारे में, क्योंकि अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। इज यानी है, दैट का क्या मतलब है? की, है ना। इट इज वेरी क्लोज, क्लोज का क्या मतलब है? यहाँ पर बंद वाला क्लोज नहीं है, क्लोज का मतलब पास में, नियर। इट इज वेरी क्लोज यानी इट इज वेरी नियर टू आवर हाउस, यानी हमारे हाउस से लोकेशन है, इसीलिए टू वर्ड का यूज किया है, टू प्रीपोजिशन का। सो द गुड थिंग अबाउट दिस स्कूल इज दैट इट इज वेरी क्लोज टू आवर हाउस।
उसे छोड़ना और वापस ले जाना मेरे लिए ज्यादा मैनेजेबल होगा या ठीक रहेगा, मतलब मैं मैनेज कर पाऊंगी। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ड्रॉपिंग हिम ऑफ एंड पिकिंग हिम अप वुड बी easier फॉर मी। देखिए, ड्रॉपिंग हिम ऑफ, टू ड्रॉप ऑफ समवन मतलब क्या है? किसी को छोड़ना कहीं पर। और पिक अप मतलब, पिकअप का क्या मतलब होता है? किसी चीज को या किसी पर्सन को किसी जगह से उठाना या वहां पर से ले जाना किसी व्हीकल में या कैसे भी, तो उसे पिकअप कहते हैं। सो ड्रॉप ऑफ और पिकअप ये दो वर्ड हो गए, है ना। अब ड्रॉपिंग हिम ऑफ यानी उसे छोड़ देना, एंड पिकिंग हिम अप और उसे वहां से ले लेना, वुड बी ईजियर। यहाँ वुड का यूज क्यों आया? क्योंकि आप एक अजम्पशन कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर की कोई बात सोच रहे हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी, इसीलिए वुड का यूज आता है। सो वुड बी इजियर यानी सही रहेगा, ठीक रहेगा, फॉर मी यानी मेरे लिए। सो ड्रॉपिंग हिम ऑफ एंड पिकिंग हिम अप वुड बी इजियर फॉर मी। हमने एडमिशन फॉर्म भर दिया था। जब किसी फॉर्म को भरने की बात आती है तो हम कैसे लिखते हैं? वी हैड फिल्ड आउट द एडमिशन फॉर्म। फिल आउट, देखिए फिल आउट वर्ड का मतलब है यहाँ पर फिल आउट द फॉर्म, मतलब फॉर्म को भर देना। सो वी हैड फिल्ड आउट, देखिए हैड और थर्ड फॉर्म, पास्ट की बात है कि हम भर चुके थे, हमने भर दिया था। वी हैड फिल्ड आउट क्या? द एडमिशन फॉर्म, यानी एडमिशन का फॉर्म हमने भर दिया था। हम फीस भी जमा कराने वाले थे, देखिए कराने वाले थे पर कराई नहीं है, तो इस सेंस में हम क्या बोलेंगे? वी वर अबाउट टू डिपॉजिट द फी ऑल्सो। देखिए अबाउट टू का मतलब होता है कि कोई चीज होने वाली है, अभी नियर फ्यूचर में हो जाएगी, है ना, जल्दी ही होने वाली है। तो अबाउट टू का मतलब ये होता है। वी वर अबाउट टू मतलब हम करने ही वाले थे क्या? टू डिपॉजिट यानी जमा कराने वाले थे, द फी ऑल्सो यानी फीस भी। सो हम फीस भी जमा कराने वाले थे। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा कराना। अब पर्सन कहती है लेकिन उन्होंने एन वक्त पर हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी। इसका क्या मतलब है? देखिए हम बोलते हैं इसे इंग्लिश में हम कहेंगे बट दे रिजेक्टेड आवर एप्लीकेशन एट द लास्ट मोमेंट। बट मतलब आप जानते हैं लेकिन, देखिए आप कुछ प्रीवियस सेंटेंस कह रहे थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शन में आपको सेंटेंस कहना है तो बट लगाना पड़ता है, इसीलिए हमने बट लगाया कि ये तो था लेकिन ये हो गया, इसीलिए हमने बट से शुरू किया है। दे रिजेक्टेड यानी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दे का क्या मतलब है यहाँ? स्कूल, द स्कूल अथॉरिटीज। दे रिजेक्टेड यानी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आर एप्लीकेशन यानी हमारी एप्लीकेशन को, एट द लास्ट मोमेंट। कब किया? देखिए टाइम जब बताते हैं तो एट जरूर लगाते हैं, एट नाइट, है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना, एट 1 o'clock। अब यहाँ मोमेंट की बात की जा रही है इसीलिए हमने एट प्रिपोजिशन लिखा है। अब देखिए द लास्ट मोमेंट, यही मतलब जो है ना लास्ट मोमेंट, उसका मतलब है एन वक्त। एन वक्त मतलब एंड मोमेंट की बात की जाती है, वो होता है एन वक्त, हिंदी में बोलते हैं। लास्ट मोमेंट यानी बस काम होने को था और उन्होंने ये काम कर दिया, तो लास्ट मोमेंट का मतलब हो गया एन वक्त। अब देखिए आगे क्या? अब पर्सन कहता है जो सुन रहा है, ऐसा क्यों, किस आधार पर, मतलब वो पूछ रहा है ऐसा क्यों किया, किस आधार पर उन्होंने एप्लीकेशन खारिज कर दी, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वाई सो, ऑन व्हाट बेसिस। देखिए वाई सो, सो का मतलब है ऐसा, वाई का मतलब क्यों, ऐसा क्यों, ऑन व्हाट बेसिस। देखिए ये वाला जो फ्रेज आप यूज करते हैं ना, ऑन व्हाट बेसिस, मतलब आप पूछ रहे हैं कि किस बेस पे आप कोई काम कर रहे हो, किस आधार पर काम कर रहे हो, इसका रीजन क्या है। व्हाट वाज द रीजन, बेसिकली इसका मतलब ये है व्हाट वाज द रीजन ऑफ रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन। सो ऑन व्हाट बेसिस यानी किस आधार पर, व्हाट वाज द रीजन। अब पर्सन एक्सप्लेन करती है हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन चाहते थे। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वी वांटेड एन एडमिशन इन फर्स्ट ग्रेड। देखिए वी वांटेड यानी हम चाहते थे, पास्ट का टेंस हो गया ना, वी वांटेड हम चाहते थे। एन एडमिशन मतलब एडमिशन, एडमिशन के पहले एन आता है क्योंकि वोवल है, एडमिशन का जो सबसे पहला लेटर है वो ए है, वोवल कहा जाता है इसे, इसीलिए एन एडमिशन लिखा जाता है। सो वी वांटेड एन एडमिशन मतलब हम एडमिशन चाहते थे, कहाँ पर? इन फर्स्ट ग्रेड यानी पहली कक्षा में, फर्स्ट ग्रेड में, क्लास भी कह सकते हैं ग्रेड भी कह सकते हैं। आगे देखिए लेकिन इंटरव्यू के समय मेरा बेटा 100 नहीं लिख पाया, 100 नहीं लिख पाया, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? बट ही कुड नॉट राइट नंबर 100 एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। देखिए बट, अगेन आपने पहला सेंटेंस बोला उसके अपोजिशन में या उसके कॉन्ट्रडिक्शन में आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, इसीलिए आपने बट से शुरू किया। लेकिन क्या हुआ? बट ही कुड नॉट राइट मतलब ही वॉज नॉट एबल टू राइट, वो नहीं लिख पाया
क्या नंबर 100, यानी 100 नंबर नहीं लिख पाया। कब नहीं लिख पाया? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगेन टाइम की बात है, टाइम पॉइंट की, इसीलिए हमने एट प्रिपोजिशन लिख दिया। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के टाइम पर, इंटरव्यू के समय पर, तो वो नहीं लिख पाया। अब जो मदर है जो बता रही है, वो कहती है उसे लिखना आता था लेकिन वो घबरा गया। तो इंग्लिश में वो कह सकती है ही न्यू हाउ टू राइट बट ही बिकेम नर्वस। देखिए ही मतलब बच्चे के लिए आया है, न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, नो न्यू है ना। नो का मतलब जानना, न्यू मतलब उसे आता था, वो जानता था क्या, हाउ टू राइट यानी लिखना कैसे है। बट लेकिन क्या हुआ, ही बिकेम नर्वस। बिकम वर्ड का मतलब होता है होना, उसकी सेकंड फॉर्म बिकेम, यानी ही बिकेम यानी वो हो गया था, नर्वस यानी परेशान। नर्वस का क्या मतलब होता है, जब आपको किसी चीज के दौरान या बाद में या पहले चिंता हो, डर लगे, है ना, आपको परेशानी हो, एंजाइटी सी फील हो, तो आप नर्वस हो जाते हैं, उस फीलिंग को नर्वसनेस कहते हैं। सो ही न्यू हाउ टू राइट यानी उसे आता था लिखना, वो जानता था लिखना, बट ही बिकेम नर्वस यानी वो घबरा गया। आगे देखिए, आखिरकार अभी भी वो छोटा बच्चा ही तो है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ही इज स्टिल अ स्मॉल चाइल्ड आफ्टर ऑल। देखिए ही इज यानी वो है, स्टिल यानी अभी भी, स्टिल यानी इस टाइम पर भी, अभी तक भी, ये मतलब है स्टिल का। सो ही इज स्टिल अ स्मॉल चाइल्ड यानी वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। आफ्टर ऑल का क्या मतलब है, आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, है ना। बाय द वे जैसे आप बोलते हैं वैसे ही आफ्टर ऑल भी एक एक्सप्रेशन है, उसका मतलब है आखिरकार, अभी भी वो छोटा बच्चा ही तो है। अब वो कह रहे हैं कि उसे यूकेजी फिर से पढ़नी पड़ेगी। वो कौन है, स्कूल वाले। तो आप क्या कह सकते हैं, नाउ दे आर सेइंग ही विल हैव टू रिपीट यूकेजी। आप ये भी कह सकते हैं नाउ द स्कूल अथॉरिटीज आर सेइंग। दे का मतलब क्या है, स्कूल अथॉरिटीज, तो आप दे भी कह सकते हैं, स्कूल अथॉरिटीज भी कह सकते हैं। मतलब क्या है, वो कह रहे हैं, दे आर सेइंग यानी वो कह रहे हैं, ही विल हैव टू। हैव टू का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, हैव टू क्या बताता है, एम्फेसिस है, प्रेशर है आपके ऊपर, आपको कोई चीज करनी है, करनी पड़ेगी, तो हैव टू का यूज आता है। ही विल हैव टू मतलब उसे करना होगा, फ्यूचर में करना पड़ेगा। रिपीट यूकेजी, ही विल हैव टू रिपीट यानी उसे दोहराना पड़ेगा यूकेजी यानी यूकेजी कक्षा। आगे देखिए, उसे उसी क्लास में रहना होगा जो क्लास उसने पढ़ चुका है ना। फर्स्ट में एडमिशन चाहिए था, यूकेजी में रिपीट करना पड़ेगा तो उसी क्लास में रहना पड़ेगा। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, he will have to stay back in the same class। he will have to, अगेन देखिए have to का यूज, उसे करना पड़ेगा। he will have to stay back, stay back का मतलब क्या है, वापस से उसी में रहना, पीछे रहना, उसे पीछे रहना पड़ेगा। इन द सेम क्लास यानी उसी क्लास में। देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेंटेंस जो हैं सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, आप बोल सकते हैं कैसे भी। अब मदर परेशान होके कह रही है क्या होगा अगर वो अपनी उम्र के बच्चों से पीछे रह जाएगा। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, what will happen if he lags behind children of his age। क्वेश्चन भी है, एंजाइटी भी है। लैग बिहाइंड का मतलब देखते हैं। लैग देखिए, लेग नहीं है, एल ई जी नहीं है, एल ए जी है, लैग बिहाइंड। लैग का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का मतलब भी पीछे। लैग बिहाइंड क्या हो गया, टू फॉल बिहाइंड, या फिर प्रोग्रेस में स्लो हो जाना, किसी चीज में पीछे रह जाना। जैसे ये बच्चा फर्स्ट से यूकेजी में रह गया, यूकेजी मतलब अपने साथ वाले बच्चों के साथ ही में रह गया। तो टू फॉल बिहाइंड या टू बी स्लो इन प्रोग्रेस, उसका मतलब होता है लैग बिहाइंड। तो व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन है देखिए क्या होगा, हैपन का मतलब होता है होना। सो व्हाट विल हैपन यानी क्या होगा, इफ यानी अगर, ही लैग्स बिहाइंड वो पीछे रह जाता है, किससे, चिल्ड्रन ऑफ हिज एज उसके उम्र के बच्चों से। चिल्ड्रन ऑफ हिज एज क्या होता है, साथ वाले उम्र के बच्चे, इसलिए ऑफ हिज एज लिखा है। सो व्हाट विल हैपन इफ ही लैग्स बिहाइंड चिल्ड्रन ऑफ हिज एज। तो क्या सोचा है तुमने, सामने वाली पर्सन जो सुन रही है वो कह रही क्या सोच रही हो या क्या सोच चुकी हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सो व्हाट हैव यू डिसाइडेड, है ना। सो मतलब तो, व्हाट हैव यू डिसाइडेड क्वेश्चन है, हैव और डिसाइडेड क्या सोच चुकी हो, डिसाइड कर चुकी हो, व्हाट हैव यू डिसाइडेड। हैव और थर्ड का फॉर्म और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया व्हाट से शुरू होके, क्या है ना हमारा वर्ड इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड, इसीलिए व्हाट लिखा है। क्या ये स्कूल आपके बेटे के लिए अच्छा है, अब पर्सन कहती है। इंग्लिश में क्या कहेगी, सबसे पहले क्वेश्चन है और वो भी कैसा, यस नो टाइप का, क्या से शुरू हुआ है, हाँ नहीं, दोनों में से कोई भी जवाब आ सकता है, तो यस नो टाइप का क्वेश्चन।
क्या ये स्कूल आपके बेटे के लिए अच्छा है। प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनेगा इज दिस स्कूल गुड फॉर योर सन। देखिए इज दिस, इससे शुरू हुआ है, इज हेल्पिंग वर्ब है। इज दिस स्कूल गुड, क्या ये स्कूल अच्छा है। फॉर योर सन यानी तुम्हारे बेटे के लिए। फॉर का क्या मतलब हो गया, के लिए। सो इज दिस स्कूल गुड फॉर योर सन। हाँ है, मेरा मन कहता है। देखिए हाँ है, देखिए क्वेश्चन क्या था, इज दिस स्कूल गुड। अब आप आंसर देंगे यस या नो, तो हाँ है या नहीं है इस तरीके से देंगे, तो हम आंसर कैसे देंगे। देखिए यस इट इज से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था, आंसर भी हमने इज हेल्पिंग वर्ब से ही बनाया। यस इट इज यानी हाँ ये है। आई हैव अ गट फीलिंग। गट फीलिंग क्या होती है, अगर आपको कुछ इंट्यूशन होता है ना, मन में ऐसा लगता है, माइंड में कोई चीज आती है कि नहीं ये करना है, ये सही है या ये गलत है, वो आपकी गट फीलिंग है। आपके अंदर से आवाज आती है, वो गट फीलिंग होती है। तो मतलब मेरा मन कह रहा है, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ गट फीलिंग। आज के लेसन में बस इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए इस लेसन की और दूसरे लेसन्स की जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। लाइक कर दीजिए लेसन को जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग लेसन में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।